In this chapter, basically there are a lot of things we need to understand. बहुत कुछ चीज हमको समझने की है, राइट? आपने डेफिनेटली लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज में बीएसटी में पढ़ा होगा, राइट? ये चैप्टर पार्टनरशिप, आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़े होंगे तब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप आपके पास आया होगा, राइट? तो ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो फंडामेंटल्स है वो इसके ऊपर ही बेस है. Before I go further with this chapter, I just want to ask whether, shall we? Yes, sir. Yes. Okay, so हम पहले 2-3 दिन हम थियोरी पे ही जाएंगे. बेसिकली फोकस थियोरी पे ही करना है. So in this chapter we are going to study the meaning and definition of partnership, the very first thing, right? Essential features and the characteristics of partnership, rights of the partners, meaning, clauses and importance of the partners, what are the provisions, right? If there is an absence of partnership deed, क्या provision है? Interest on loan क्या होता है? We are also going to understand the profit and loss appropriation account, and then बहुत स्पेशल एस्पेक्ट्स है पार्टनर्स के, जैसे कि पार्टनर्स अकाउंट फिक्स और फ्लक्चुएट मेथड से कैसे बनाया जा सकता है, सैलरी और कमीशन कैसे दिया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का ड्राइंग्स कैसे देते हैं, अप्रोप्रिएशन कैसे करते हैं, about the past adjustment, and the last thing, guarantee of profit. So this chapter is going to be a very long, right? Let me tell you one thing, ये chapter जितना आपको लग रहा है उतना simple और easy नहीं रहेगा, वो थोड़ा लंबा ही रहने वाला है, right? ये बात में उतनी तय है. So let's understand one by one. The very first thing we are going to understand about meaning and definition of partnership, right? सबसे पहली चीज जो हम समझने वाले हैं वो है meaning and definition. So let's understand this meaning. और ये आपने पढ़ी होगी, राइट? बट देन ऑल्सो, और ये आपको 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए आ सकती है एग्जाम में. सो लेट्स अंडरस्टैंड. पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये एक्ट बनी है 1932 की, और ये कुछ कुछ मैं जो चीज बोलूँ वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. 90 ये एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये साल याद रखना. रीजन ये है कि आप अगर फ्यूचर में भी CA, CS, ICW कुछ भी करोगे तो ये एक्ट आपको काम लगेगी, राइट? याद रखी हुई. उसका सेक्शन 4, ये एक्ट का 1932 का सेक्शन 4 आपको कुछ इस हिसाब से बताता है कि पार्टनरशिप है क्या. एंड दिस डेफिनेशन इज अ कार्डिनल डेफिनेशन. पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. क्या मतलब होता है इसका? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है. आपने जब लास्ट ईयर तक जो पढ़ा, राइट, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप. वो पार्टनरशिप नहीं था, वो सोल प्रोप्राइटर था. सोल प्रोप्राइटर यानी एक ही बंदा बिजनेस करता है. नाउ इन हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट पार्टनरशिप. इट मींस नॉट वन पर्सन बट मोर देन वन पर्सन आर गोइंग टू डू द बिजनेस. सो ये बिजनेस जब चालू करते हैं तो रिलेशंस बनते हैं, राइट? नाउ ये रिलेशन किसका है? तो रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. तो ये रिलेशन है प्रॉफिट का. ये कुछ मामा भतीजा का रिलेशनशिप नहीं है, राइट? भाई बहन का रिलेशनशिप नहीं है. इट्स इज अ रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट्स. आप जुड़े हुए हो पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स के लिए. दैट इज ओनली सोल पर्पस. एक ही पर्पस है आपका, राइट, ऑफ अ बिजनेस. एंड याद रखिए कि ये बिजनेस भी कौन कैरी करेगा. ऐसा हो सकता है, एट टाइम्स हो सकता है कि कोई एक बंदा कैरी करे, और एट टाइम्स ऐसा हो सकता है बहुत सारे बंदे कैरी करें, या एक बंदा काफी लोगों के बिहाफ पे कैरी करे, राइट? सो the words are very clearly specified that business has been carried on by all. या तो सभी लोग बिजनेस कैरी करेंगे, और any of them acting for all, या तो कोई एक बंदा उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा होगा, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन. बहुत शॉर्ट है, स्वीट है, और बहुत कुछ कह जाती है आपको इतनी डेफिनेशन में. इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all, right? उसका मतलब ये है that the partnership is a business relationship among two or more persons to share profits and losses carried on by all, या फिर कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा होगा. Now partnership firm and partnership name, ये दोनों में अंतर क्या है? मैं बहुत माइन्यूटली जाऊंगा, राइट? और आपको जितना अच्छे से समझोगे थियोरी,
उतने ही अच्छे से प्रैक्टिकल करने की मजा आएगी आपको, राइट? सो पे अटेंशन टू द थियरी प्रॉपर्ली. नाउ पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम, ये तीनों चीज अलग है. हाँ, कहने के लिए तो सब साथ में है, पर वैसे थियोरेटिकली अगर हम समझने जाए तो तीनों तीन चीज अलग है. पार्टनर्स, तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड पार्टनर. जो लोगों ने एक दूसरे के साथ करार किए हैं, पार्टनर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो दोनों, वो सबको पार्टनर्स बोलेंगे हम एक साथ, राइट? तो वो इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं, पर उनको कलेक्टिवली जब बोला जाता है, सबसे को साथ में बोला जाता है, तो उसको फर्म बोलेंगे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स एंड अ फर्म. आप किसी पार्टनर को बोलते हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्म को बोल रहे हो, राइट? आप सिर्फ पार्टनर को बोल रहे हो. एंड कलेक्टिवली अगर आप जब बोलोगे तो फर्म का नाम लेना पड़ेगा आपको, फर्म का भी एक नाम होगा, वो आपको देना पड़ेगा. और वो नाम क्या है? द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम. और जिस नाम से फर्म को पुकारोगे वही उनका फर्म नेम है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम. आई होप यू गेटिंग दिस. यस एवरीवन? Yes, sir. Right. The next important point to understand in partnership is the nature of partnership. So partners को जब हम जानेंगे बेटा, तो दो तरीके से जानना है हमको. एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? इसको थोड़ा समझते हैं. से डेफिनेशन को याद करो वापस. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन two or more persons. It's carried on by all or any of them acting for all. एग्जाम्पल देता हूं. आप 6 लोग पार्टनर्स हो, राइट? और समझ लो आप 6 में से, फॉर एग्जाम्पल विभूति कुछ बैंक की लोन लेके आ जाती है, आपको पता नहीं है, यू डोंट नो अबाउट इट. बैंक की लोन लेके आ जाती है, किसी को बताती नहीं है, बैंक की लोन चुकाती नहीं है, राइट? तो उस टाइम पे अगर लीगली में देखने जाओ, तो अगर मैं शुभ मोरडिया को जेल में डाल दूं, या उसकी वजह से मैं विनीत को जेल में डाल दूं, या कुशल को जेल में डाल दूं, तो मैं गलत नहीं हूं. मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं, क्योंकि लीगली आप लोग सब साथ में ही हो, राइट? सो लीगली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक बंदे ने गलत किया है तो सबका ही गलत है, राइट? मैं सिर्फ विभूति पे उंगली डालूंगा नहीं. डेफिनेटली इफ आई वांट टू कैच ऑल 6 ऑफ यू. ये आप 6 के 6 लोगों को पकड़ना पड़ेगा. नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड. तो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. याद रखिएगा, ये सिर्फ लीगल एंटिटी सेपरेट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं बोलूं पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग है ही नहीं. इट मीन्स, उसका मतलब समझो, it means the firms that can be paid from the private asset of the partners if the firm is not able to pay its liabilities. अगर विभूति लोन लेके आ गई और आप सभी फर्म का नाम है, लेट्स से 12 कॉमर्स, ये आपका फर्म का नाम है. अभी ये विभूति लोन लेके आ गई तो पूरे 12 कॉमर्स को स्यू करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में. सिर्फ विभूति को स्यू करेंगे ऐसा नहीं है, ये समझो. लीगली, ये लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अभी आ रहा है, यानी उसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है आपको. सो पार्टनरशिप इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में पार्टनर्स अलग है और फर्म अलग है. और यहाँ पे हम, क्योंकि हम अकाउंट लिखने वाले हैं, इसलिए ज्यादातर हमको अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से ही देखना पड़ेगा, ये भी याद रखिए. पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी काम लगेगा आगे आपकी सोच को बदलने के लिए, राइट? याद रखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब एक ही हो, क्योंकि आप लोन जब उठा रहे हो, सो विभूति जब लोन उठा रही है, सो डेफिनेटली इट्स नेम ऑफ द कॉमर्स, इट इज नॉट द नेम ऑफ द विभूति इटसेल्फ. हाँ, अगर विभूति ने अपने नाम पे लोन ली है तो इट्स इन हर पर्सनल कैपेसिटी. अगर विभूति लोन लेके आती है और किसको बताती नहीं है फर्म के नाम पे, तो डेफिनेटली एवरीवन इज लायबल टू पे, नॉट ओनली विभूति, राइट? बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने जाओ तो याद रखिए, फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी देन इट्स पार्टनर्स. पार्टनर्स से फर्म पूरी अलग है. ये समझ में आ रहा है आपको?
जैसे हमने एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट ईयर, याद करिए, ओनर्स आर द सेपरेट देन द फर्म, और हम बुक्स किसकी लिखते हैं, हम फर्म की लिखते हैं, ओनर्स की, बोलो फटाफट, फर्म की, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी राइट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड नॉट द ओनर्स। चलिए आगे समझते हैं। एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, पर फिर भी समझना जरूरी है, बिकॉज अकाउंट्स लिखते टाइम ये सब कुछ वापस आएगा, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बोल देता हूँ आपको, 1 मार्कर 2 मार्कर। सो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, कम से कम 2 लोग, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कम से कम 2 लोग। एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट यानी सक्षम होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी यह पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत पुरानी है। अगर पार्टनरशिप एक्ट देखो तो 1932 की है, आजादी से कुछ 15 साल पहले, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लो तो कितने आजादी से कितने पुरानी है, 1872 की है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस ये कुछ बोले गए एक्सेप्शन दिए गए हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन? नंबर 1, माइनर, a minor cannot contract, माइनर का मतलब नाबालिग, the definition of minor, it's below the age of 16 years, right? आप तो अभी 16 years क्रॉस कर दोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये भी हो सकता है आपको, आप अगर गलत करोगे तो जेल भी हो सकती है आपको। सो माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, रिमेंबर दिस, नंबर 1। नंबर 2, द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड पॉइंट नंबर 3, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, अगर किसी को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है कोई भी लॉ में, राइट, खारिज कर दिया है कि, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और पार्टनरशिप एक्ट तभी बनती है कि जब 2 और मोर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट सभी कर सकते हैं जस्ट एक्सेप्शन के सिवाय। सो हाउ मेनी पार्टनर्स कैन बी? सो यहाँ पे दूसरा भी एक प्रोविजन दिया है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन बी। नाउ कंपनीज एक्ट 2013, हमारी पुरानी कंपनीज एक्ट थी 1956 की, अभी ये रिवाइज्ड हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 हुई है, सेक्शन 464, इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। कंपनीज बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे तो आप 100 पार्टनर्स रख सकते हो, राइट? Now the central government has prescribed the maximum number of partners firm to be 50 while rule 10, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया है? अगर चाहे तो वो कर सकती है, पर अभी तक जो प्रिस्क्राइब नहीं किया है, उन्होंने वही बोला है कि पार्टनर्स 50 से अधिक नहीं होने चाहिए। सो मैक्सिमम लिमिट अभी क्या है? 50, पर वो चेंज कर सकती है, वो बात अलग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। Thus in effect a partnership firm cannot have more than 50 partners, ये सिंपल सा फंडा है कि 50 से ऊपर पार्टनर्स नहीं हो सकते। ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? Yes? Yes, sir. Yes. Point number 2 is agreement. Now पार्टनरशिप वजूद में आता है अग्रीमेंट से, याद रखो, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, वो वजूद में आता है, एग्जिस्टेंस आता है बाय एन एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट हो सकते हैं रिटन और ओरल। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कल कुशल और जैनिश दोनों एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करें, उनको बोले कि हम कल से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और कुशल भी राजी है, जैनिश भी राजी है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। I said they are partners and the partnership started. Yes, definitely. आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपने अंदर अंदर एग्रीमेंट कर दिया, दैट्स इनफ। ये रिटर्न भी करो तो भी चलेगा, और ओरली आपने बोल दिया एक दूसरे को तो भी चलेगा, राइट? लॉ ये बताता है। सो ये जो विश्वास है जो आप ओरली बोल के चालू करते हो, इट इज अ बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, यही अग्रीमेंट ही उसका बेसिस बनेगा। पर एक बात मैं बताऊं आपको,
देयर इज नो कंपल्शन टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एनीवेयर. कहीं पे लिखा नहीं कि आप रिटन एग्रीमेंट करो, बट इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. ऑलवेज बोलेंगे कि आपको प्रिफर किया जाएगा कि आप रिटर्न करो एग्रीमेंट को, एडवाइस करेंगे कि रिटर्न करो. याद रखिए, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे कंपल्सन नहीं है रिटर्न करने का. क्यों एडवाइस करें? क्योंकि अगर ना हो कि आपके दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जैनिश और लेट्स से कुशल के बीच में, तो आप किसको बताओगे? झगड़ा कैसे सॉल्व करोगे? कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे? कोर्ट ऑफ लॉ तो ठीक है, मान लिया कि पार्टनरशिप हो, वो क्या पूछेगा पता है? एविडेंस क्या है? और एविडेंस ऑफ बीइंग अ पार्टनर. तो एविडेंस कैसे दिखाओगे आप? जब तक आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं होगा. तो इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, राइट? ये एडवाइजेबल है. एंड यही रिटन एग्रीमेंट को हम डीड बोलते हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड. नाउ द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. रिमेंबर दिस, राइट? इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. डीड यानी रिटन एग्रीमेंट. जब आप लिखोगे एक पेज पे, कोई भी पेज चलेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है मैं बता दूं आपको कि आपको स्टैम्प पेपर चाहिए, पर हाँ ऑलवेज प्रिफरेबल है स्टैम्प पेपर, ऑलवेज एडवाइजेबल है स्टैम्प पेपर. कंपल्सन तो कुछ भी नहीं है, राइट? दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, a partner should carry a lawful business. Now what do you mean by lawful business? हाँ डेफिनेटली आप स्मगलिंग का भी पार्टनरशिप कर सकते हो, करना चाहो तो. इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्मगलिंग बिजनेस and you just be a partner. Can you hear me? Yes, sir. Okay. If you want to start a smuggling business with each other and you want to be a partner, you can be a partner. कोई बोलेगा नहीं आपको. But is always remember, lawful business होगा तो ही कोर्ट ऑफ लॉ में चेंज करोगे. अगर स्मगलिंग कर रहे हो और बीच में झगड़ा हो गया दो पार्टनर के बीच में, तो क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो? पहले तो आपको अंदर कर देंगे स्मगलिंग के नाम पे ही, राइट? सो लॉफुल बिजनेस होना यानी द बिजनेस जो आपको कायदे के हिसाब से बताए गए हैं, वही बिजनेस आप कर सकते हो, और कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते. हाँ वो तो तय है, राइट? नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग. जो अग्रीमेंट जो आप कर रहे हो ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए तो कर रहे हो. द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स must be to share profits and losses of the business. It is not essential that all partner must share losses. ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर लॉस बेयर करे ही. इट इज, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, काफी पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली होते हैं, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा मे बी. काफी पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, डोरमेंट पार्टनर होते हैं, जो काम भी नहीं करते. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी पार्टनर विल शेयर लॉसेस. अगर आपने ही एग्रीमेंट में, डील में ऐसा बोला है कि वो लॉस शेयर नहीं करेगा कोई बंदा, तो डेफिनेटली नो नहीं करेगा. ये पार्टनरशिप बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि आने वाले 6 चैप्टर्स इसके ऊपर बेस्ड है, मैं बता देता हूँ, राइट? ये लॉजिक समझोगे तो ही आपको ये 6 चैप्टर अच्छे समझ में आएंगे. पूरा 6 के 6 चैप्टर्स इसका बेस है, रूट है, राइट? सो इट मस्ट बी शेयर प्रॉफिट, बट इट्स नॉट कंपल्सन टू हैव शेयरिंग लॉसेस. कोई कंपल्सरी नहीं है. एंड पॉइंट नंबर 5, business can be carried on by all or any of the partners acting for all. क्या मतलब? So business of the partnership can be carried on by all or any of them acting for all the partners. In other words, partners are agents as well as principal. Now what do you mean by agent and what do you mean by principal? प्रिंसिपल इसको बोलते हैं जो मेन होता है, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर मेन है ना, स्कूल के मेन लोगों को प्रिंसिपल बोलते हैं. यानी कंपनी में कौन प्रिंसिपल है? डायरेक्टर, चेयरमैन, राइट, प्रेसिडेंट, वो प्रिंसिपल्स बोलते हैं. एजेंट्स आर द वन हु वर्क ऑन फॉर प्रिंसिपल्स. एजेंट यानी जो किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, उसको एजेंट बोलते हैं. जैसे कंपनी में अगर हम देखें ना, तो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों अलग होते हैं. हम देखेंगे नेक्स्ट बुक में कंपनी अकाउंट्स आने वाला है, तो उसमें देखेंगे. पर मैं समझा दूं आपको, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में भी, कि उसमें एजेंट और प्रिंसिपल अलग होते हैं. क्यों? क्योंकि जो शेयर्स हाथ पे रखते हैं ना, शेयर होल्डर्स, वो होते हैं रियल में ओनर्स. ओनर्स आर द प्रिंसिपल्स, राइट? वो कंपनी उनकी है, शेयर होल्डर्स की है.
पर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है, जो उसके बिहाफ पे काम करता है, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल. सो एजेंट एंड प्रिंसिपल आर टू डिफरेंट इन कंपनी, बट इन हियर इन पार्टनरशिप दे बोथ आर द सेम. क्योंकि शेयर तो वही करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और साथों साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि वो लोग काम भी वही करेंगे. सो ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म दे आर ओनली गोइंग टू वर्क. So as an agent, he represents the other partners and thereby binds them through its acts. वो जो भी करेगा वो सबको लागू होगा. एक बंदा करेगा दूसरे को भी लागू हो जाएगा. एक ने सही किया तो सबको लागू होगा, एक ने गलत किया तो सबको लागू होगा. एंड एज अ प्रिंसिपल का मतलब होता है इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्ट्स. भले ही वो मुखी है, पर अगर दूसरा कुछ गलत किया तो उसको भी भुगतना तो पड़ेगा. समझ में आ रहा है? 5 characteristics, very important, right? Let's move towards rights of the partner. क्या हक क्या है पार्टनरशिप के, right? One by one. First, पहला राइट है, इट इज अ वेरी एवरी राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. उसका पूरा हक है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है. पॉइंट नंबर 2, इट इज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ. जैसे कि आप सब पार्टनरशिप में आए, सब ने एक दूसरे से काम किया, विनीत को कुछ किसी ने कुछ बताया नहीं. विनीत हैज एवरी राइट टू आस्क, राइट, कि मेरी सलाह नहीं ली आपने, मुझे पूछा भी नहीं, मेरी सम्मति नहीं ली, आपने ऐसे डिसीजन ले लिया. नो, दैट इज रॉन्ग. So it has to be consulted about the office of the business. Every partner has a right to inspect the books of account and have a copy of it. अगर आपने सबको कॉपी दी, शुभ को कॉपी नहीं दी, शुभ आके पूछेगा मेरी कॉपी कहाँ है. He has every right to get a copy of whatever the accounts you prepare. Every partner has a right to share profit and losses with others in an agreed ratio. ये रेशियो अग्रीड बहुत पहले हो जाता है, जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है. डीड में ही लिखा जाता है. नॉर्मली रिटर्न एग्रीमेंट ही करते हैं लोग, तो डीड में लिखा जाता है, क्योंकि एडवाइजेबल है रिटर्न एग्रीमेंट करना. पर डीड होने का मतलब ये भी है कि आपको पहले से ही अग्रीड कर देना है. मे बी ओरली भी अग्री करेगा चलेगा, पर ये अग्रीड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जैसे पहले अग्रीड किया गया होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वैसे होगा. आप एट द एंड ऑफ द ईयर पे आके ये नहीं बोल सकते कि लाओ मुझे इतना प्रॉफिट दो, मैंने बहुत मेहनत की इस बार. नहीं, जो अग्री किया गया वही माना जाएगा. क्योंकि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में भी आप चैलेंज करोगे, वो वही बोलेंगे कि आपने अग्री तो किया नहीं था. Right? Point number 5. If the partner has advance loan, see ये मैं बता रहा हूँ पार्टनर का लोन है, बैंक लोन नहीं है, आउटसाइडर्स लोन नहीं है, ये एकदम स्पेसिफिक बोला. If the partner has advance a loan, he has a right to receive the interest thereon at an agreed rate of interest. उसका पूरा हक है कि उसको agreed rate of interest रेट पे इंटरेस्ट मिले, ब्याज मिले. In case the rate of interest is not agreed, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्रीड नहीं हो रहा है, तो ये भी याद रखा जाए कि उस टाइम पे पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाएगी. और एक्ट बोलती है कि उसको मिनिमम 6% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज देना ही पड़ेगा. किस पे? पार्टनर्स की लोन पे, और किसी पे नहीं. आई एम वेरी स्पेसिफिकली अगेन रिपीटिंग इट. जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप 6 लोग पार्टनर हो, राइट है. कुशल ने लोन एडवांस की 10 लाख की. कुशल ने, बैंक की लोन नहीं है, किसी पार्टनर ने एडवांस की. करने का मतलब, अगर उसने एडवांस की और आप भूल गए कि उसको क्या ब्याज देना, वो बोलना ही भूल गए, एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोग ऐसा डिसाइड कर दो, हम कुशल को दे देते हैं 2%. क्या मच 2% देके कल्टी मार लो. कुशल कोर्ट ऑफ लॉ में अगर जाएगा ना, तो आपको मजबूरन 6% तो मिनिमम देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपने कोई अग्री किया ही नहीं था. अगर अग्रीमेंट नहीं होगी तो इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, रिमेंबर वन, you have to pay at least 6% per annum interest on partners loan, only on partners loan, not anything else. ये सिर्फ पार्टनर के लोन के ऊपर है. Again I'm repeating it. Point number 6. In case of an emergency, अगर कोई इमरजेंसी आई और पार्टनर ने अपने बेस्ट जजमेंट पे काम किया, जैसे एग्जांपल आपकी दुकान है, आप 6 लोगों की, राइट? जब आग लगी तब सिर्फ जैनिस वहां पे मौजूद था और कोई था नहीं, और जैनिस को लगा कि आग को बुझाने के लिए
मुझे बाहर से रेती ला के डाल दो, उसके ऊपर पानी भी डाल दो, और उसकी वजह से काफी फर्नीचर बहुत कुछ गंदा हो गया, बट जैनिश ने बेस्ट इंटरेस्ट पे काम किया, क्योंकि वो आंख से बचाने के लिए काम किया, राइट? सो इफ अ पार्टनर हैज राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट, तो उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। उसने कोई भी खर्चा किया उसको बचाने के लिए, वो सब खर्चा भरपाई करना पड़ेगा सबको। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? आपने लास्ट में पढ़ा था, यस एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनीफाई? व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनीफाई? आपने इंश्योरेंस पढ़ा था लास्ट ईयर, तो मुझे बता सकता है इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको। यस एनीवन? विभूति, विनीत, शुभ, कुशल, जैनेश, हेतवी, एनीवन? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इंडेमनीफाई? नहीं पता? नो इंडेमनीफाई, सर। इंडेमनीफाई का मतलब होता है टू मेक द लॉज गुड। ओके, जैनिश आग लगा था, जैनिश ने बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया, तो डेफिनेटली जैनिश ने किया क्या? उसका मतलब उसने लॉस जो हुआ था उसको अच्छा किया, यानी आपको उसको हर्जाना देना पड़ेगा। यू नीड टू गिव, जो उसके पॉकेट में से निकला है उसको आपको रिप्लेनिश करके देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू मीन बाय इंडेमनीफाई। इंश्योरेंस में ये वर्ड आपने पढ़ा था, व्हाई? बिकॉज जब आप प्रीमियम पे करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है, तो जब आपका लॉस होता है तो द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू इंडेमनीफाई यू। इंडेमनीफाई का मतलब ये होता है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं करवाएगा, आपका जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी थी उतना ही पैसा मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, कि इंश्योरेंस आप प्रॉफिट करने के लिए नहीं ले रहे हो, राइट? पर लॉस हुआ तो अच्छा, तो भरपाई तो करवाएगा ही ना, जितने का पॉलिसी थी उतना तो पैसा मिलेगा ही आपको। वैसी बात है यहाँ पे भी, जितना खर्चा हुआ उतना तो सभी पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, the partner has a right not to allow the admission of a new partner. Very very important. एडमिशन ऑफ पार्टनर में वापस आएगा ये, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी एग्जांपल, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, मैं बता दूं। जैसे एग्जांपल, हितवी का, हितवी की एक फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है, और उसको आपकी ही पार्टनरशिप में पार्टनर बनाना है। तो हितवी बोलती है कि आई वांट हर टू बी अ पार्टनर, बट पार्टनरशिप में से 4 लोग अपोज कर रहे हो, 5 लोग अपोज कर रहे हो, राइट? तो ठीक है, तो अपोज ही है, पर सभी लोग राजी है, सिर्फ विभूति अपोज कर रही है। विभूति सेज नो, आई डोंट वांट हर टू बी अ पार्टनर। बाकी सब लोग राजी है, इंक्लूडिंग हेतवी, तो भी वो पार्टनर नहीं बनेगा। क्यों? अभी कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि मेजोरिटी विंस, नहीं। यहाँ पे एक पार्टनर भी ना बोल दिया ना कि उसको पार्टनर नहीं बनाना है, तो नहीं बनेगा। सो इट्स अ राइट, एक तरह का वीटो राइट है, राइट टू रिजेक्ट, राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को अलाउ ना करने का राइट आपको दिया गया। एक बंदा भी ना बोल दिया यानी नहीं, भले आपके 10 पार्टनर हो, 20 पार्टनर हो, 19 एग्री कर रहे हो, एक ना बोल दिया, नो, इट कैन नॉट बी अलाउड। पॉइंट नंबर 8, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस द पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप में आना आसान है, रिटायर होना बहुत मुश्किल है। मैं बताता हूँ आपको, नोटिस देनी पड़ेगी, आप ऐसे रिटायर नहीं हो सकते पार्टनर से। समझाता हूँ मैं क्यों, उसके रीजन से। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, शुभ ने कुछ गलत काम किया और भाग के चला गया, बराबर है? वहां से दूसरे दिन पार्टनरशिप फॉर्म में आया, इसको पता नहीं है कि शुभ ने क्या किया। शुभ ने बोला आई वांट टू रिटायर, आपने अग्री कर दिया, चला गया। कल उठ के पता चला कि शुभ ने रिटायरमेंट इसीलिए ली है कि उसने कुछ गलत किया। सो व्हाट यू डू? आप शुभ को ढूंढने बैठोगे क्या? वो चला जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, कहाँ ढूंढने बैठोगे आप? यू कैन नॉट। और इसीलिए आप रिटायरमेंट होने के लिए नोटिस देनी पड़ती है, पता है आपको? और ये नोटिस भी है ना, मिनिमम 6 मंथ्स की नोटिस होती है।
और ये 6 मंथ्स की नोटिस भी एक रीजनल पेपर में, एक राज्य जो स्टेट होता है वो पेपर्स में, और एक नेशनल पेपर में देनी पड़ती है। और ये नोटिस 6 महीने तक चलती है पेपर में। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपको रिटायर होना है और आपने कुछ गलत काम किया तो कोई आके आपके पास से पूछ ले, भाई ये मेरा पैसा लेके आ जा, ये मेरा गुड्स दे दे मुझे वापस, राइट? तो विदाउट नोटिस यू कैन नॉट रिटायर, और अगर आप रिटायर होते हो तो इट्स अ फ्रॉड। ये नोटिस, जो बंदा रिटायर होता है ना पार्टनरशिप में से, उसको नोटिस को भी संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में अगर चैलेंज हुआ तो आप गए काम से, राइट? इसीलिए आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ओनली यू कैन रिटायर। तो रिटायर होना भी इतना आसान नहीं है पार्टनरशिप में। पॉइंट नंबर 9, if a partner incurs expenses on business or he pays the amount on the behalf of the firm, अगर वो खर्चा करता है या फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्चा करता है, the partner gets indemnified of the payments made by him from the firm, उसको उतना हर्जाना देना पड़ेगा, राइट? अगर विभू जी ने कोई अच्छे से खर्चा किया है तो डेफिनेटली यू नीड टू पे हर बैक। समझ में आ रहा है सबको? राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। Yes, sir. I'll move a little bit more further about partnership deed, a bit further, and then I'm going to stop it. Partnership comes into existence, हमको पता है, by oral or written agreement. It is better, always say, it is better to have a written agreement. It is not compulsory to avoid any dispute. और अगर आप जब written agreement करते हो, this document is known as partnership deed. Once the deed has been made, it has to be signed by all the partners. And what is mentioned in the deed? Mention क्या होता है deed में? तो बहुत कुछ होता है mention. राइट में बताओ, बहुत बड़ा लिस्ट है। Description of partners, description of the firm, principal place of the business, nature of the business, commencement of the partnership firm, कितना लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, अगर नहीं है तो भाई 6% तो है ही प्रावधान, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स कितना होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा। तो बहुत सारी डिटेल होती है। यहाँ तो आपको 20 डिटेल बताई गई है, 50 डिटेल भी हो सकती है, राइट? डिपेंड्स कि कैसा पार्टनरशिप है आपका। दिस इज जस्ट अ सैंपल, you can mention n number of things in here in your agreement, right? But the last things I want to tell you about the partnership deed importance, right? The importance of the partnership deed is very much. So partnership deed is an important legal document which defines the relationship. यानी अगर आपको किसी को बताना कि मेरा रिलेशनशिप है, तो वो जैसे कि मैरिज करते हो तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद भी आप मैरिज तो ऐसा तो माना जाएगा कि आपने मैरिज किया है और साथ में रह रहे हो, पर ये कोई मानेगा नहीं जब तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा कि आप लीगली मैरिड हो। वैसी बात है। वैसे एक लीगल डॉक्यूमेंट जब चाहिए, राइट, हम लोग पार्टनर्स, तो ही मानेंगे लोग कि वो आप पार्टनर्स रियल में हो। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव द रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल द पॉसिबल डिस्प्यूट्स। ये झगड़ा अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए, कोई कंपल्सन नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड प्रेफरेबल, देयर इज नो कंपल्शन। अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाए कि कंपल्सरी है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, राइट? इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट्स। इट इज यूजफुल बिकॉज, ये यूजफुल क्यों है? बिकॉज क्योंकि यही डॉक्यूमेंट आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज और आपकी लायबिलिटीज बताता है हर एक पार्टनर, क्योंकि उसमें लिखा होगा किसको कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसको कितना इंटरेस्ट देना है, एवरीथिंग इज बीन रिटन इन दैट, राइट? एंड पॉइंट नंबर 2, इफ डिस्प्यूट्स अराइज, कुछ झगड़े अगर होते हैं, राइट, कुछ कॉल होते हैं अमंग द पार्टनर्स, द सेटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे सेटल होता है, इट बीइंग अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए, राइट? सो इज इट एसेंशियल? No. Again, I'm repeating. It is not essential but desirable to have a partnership deed. It's always a desirable, never essential. In case a partnership deed does not exist, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाएगा। अगर कोई सम में आता है, क्वेश्चन में आता है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, डेफिनेटली पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाएगा वहां पे।
कुछ प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस कल पढ़ेंगे, बस आज इतने पे ही गो थ्रू करो, जस्ट एन इंट्रोडक्शन था, राइट।